अध्ययन किसी विषय को गहनता से पढ़ना अध्ययन कहलाता है। ये संसार ज्ञान का भंडार है और ज्ञान को प्राप्त करके प्रतिभा संपन्नता के लिए अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और इसी से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपना उद्देश्य निर्धारित करके नियम पूर्वक एकाग्रता से अध्ययन करें। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण करने का नाम ही अध्ययन है। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है, जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। इसलिए हमें अपना उद्देश्य निर्धारित करके नियम पूर्वक एकाग्रता से अध्ययन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी बात हम पुस्तकों से या किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद हमें उस पर विचार करना चाहिए और विचार पूर्ण रूपेण करने के बाद हमें उसे अपने हृदय में ग्रहण करना चाहिए। यही वास्तव में अध्ययन है। अध्ययन करने का केवल मात्र उद्देश्य लिखित सामग्री को पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि उसको बार बार दोहराना भी है, ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो हमारे मन में बैठ जाए और उसके बाद हम अपना उद्देश्य निर्धारित करके एकाग्र मन से उस पर चिंतन मनन करें और अध्ययन करें। अध्ययन के कई लाभ हैं। जैसे अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात हम नहीं जानते कि प्राचीन काल में महापुरुषों ने क्या क्या कहा था, उनके सुविचार क्या थे, लेकिन अध्ययन के माध्यम से हम घर बैठे इन विद्वानों के विचारों का लाभ उठाते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। मतलब अध्ययन ज्ञान का भंडार है। हम किसी भी बात का, विचार का अध्ययन कर कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे सामने आज ना तो भवभूति हैं और ना कालिदास हैं, लेकिन जब हम इनका पुस्तकों में अध्ययन करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, तो ये साक्षात काव्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं और हम इन्हें जान पाते हैं। इन्हें जान पाते हैं मतलब इनके विचारों को समझ पाते हैं। जब हमारा जी चाहे तब हम किसी भी कवि, दार्शनिक, लेखक आदि के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रसमग्न हो सकते हैं। यानी अध्ययन से हमको, पढ़ाई से ये लाभ है कि हम किसी भी कवि को, लेखक को, दार्शनिक को जब चाहें घर बैठे पढ़ सकते हैं और इनके बारे में पढ़कर, इनकी रचनाओं को पढ़कर, इनके विचारों को पढ़कर आनंदित हो सकते हैं। अध्ययन के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना तो हम मित्र, पुत्र, सगे संबंधियों को भी नहीं जान पाते हैं। इतनी गहनता से हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। अध्ययन करने वाले पुरुषों को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता है। जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन में इतना मग्न हो जाते हैं कि उन्हें समय ही नहीं रहता कि वो व्यर्थ में अपना समय गंवाएं। उनकी जो मस्तिष्क रूपी कोठरी है, उसमें सदा ऐसे लोगों का वास रहता है
जो अमर हैं, यानी जो अपने कार्यों के कारण इतिहास में अमर हो गए हैं, काव्य में अमर हो गए हैं, उनके बारे में सदैव हम पढ़ते रहते हैं। और वे लोग जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पाठक के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये विद्वान, ये महापुरुष पुस्तकों के माध्यम से जो हमने अध्ययन किया है, उस अध्ययन के माध्यम से सदैव सत मार्ग दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। अध्ययन पाठ निबंध के अंतर्गत आता है, जिसे वाराणसी के प्रख्यात अनुवादक, आलोचक, निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव, मनोविकार से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। रामचंद्र शुक्ल जी वाराणसी के थे। इन्होंने अनुवाद और आलोचना करने के साथ साथ निबंध के क्षेत्र में भी अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हिंदी के निबंध के क्षेत्र में इन्होंने भाव, मनोविकार से संबंधित कई मनोविश्लेषणात्मक निबंध लिखे हैं। अध्ययन पाठ का उद्देश्य छात्रों को नियम पूर्वक व एकाग्रता से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है तथा अध्ययन के महत्व को समझाना है। इस पाठ का उद्देश्य है कि वे लेखक रामचंद्र शुक्ल, निबंधकार रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से पाठकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें नियम पूर्वक एकाग्रता से अध्ययन करना चाहिए। पढ़ने से पहले आइए हम सर्वप्रथम शब्दों के अर्थ जान लें। आत्म संस्कार अर्थात आत्मशुद्धि, प्रतिभाशाली, विलक्षण बौद्धिक शक्ति, संदिग्ध संदेहपूर्ण, दूषित, दूषित में दोष प्लस इत प्रत्यय है, दूषित दोषयुक्त, सहानुभूति, संवेदना, उक्तियाँ, उक्तियाँ कहते हैं कथन को, प्रकरण ग्रंथ का छोटा सा भाग, अतुल, अत्यधिक, अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है, कर्तव्य, फर्ज, निकृष्ट, अधम, समाधान, हल, संकोच, असमंजस या झिझक। विधान कहते हैं प्रणाली को, व्यवहार को, दृढ़ता, विचारों पर अडिग रहने की अवस्था को कहते हैं। उद्विग्न, व्याकुल या चिंतित, प्रस्तुत यानी तैयार, सुविधे यानी सुविधा, आपने पढ़ा होगा हम ये काम सुविधे से कर लेंगे यानी सुविधा के अनुसार कर लेंगे। आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक साधन है। कैसे? जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें उसको पढ़कर रसानुभूति मिलती है। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है। कौन आत्म संस्कार का एक अंग भी है? अध्ययन। अध्ययन करने से चरित्र निर्माण भी होता है। महापुरुषों के चरित्र से हम प्रेरित होते हैं। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत स्थिर किए हैं। इसका मतलब ये हुआ जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं। उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय, स्व
धन अध्याय, यानी स्वयं अध्ययन करना ही है। जो पढ़ता नहीं उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। यानी अध्ययन करने वाले व्यक्ति ही ये जान पाते हैं कि मनुष्य की ज्ञान की परंपरा की सीमा क्या है। वह अंधकार में गिरता पड़ता है कौन? जो अध्ययन नहीं करता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है। और जो अध्ययन नहीं करता है वो सिर्फ जयति जयति बोलकर जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। वो जानता नहीं है कि मनुष्य का ज्ञान रूपी कौन सा मार्ग प्रशस्त हो गया है। वो केवल जयकार ही लगाता रहता है। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं उतना तो उसके मित्र, पुत्र और सगे संबंधी भी नहीं जान पाते। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अध्ययन करते वक्त जिस भी महापुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं, दार्शनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्वान के बारे में पढ़ रहे हैं, इतनी गहनता से हम उसका अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक कि उतना अध्ययन तो यानी उसका परिचय उतना तो उसके अपने पुत्र, मिलने जुलने वाली सगे संबंधियों और मित्र को भी नहीं होता है। जो ग्रंथकार कहते हैं ग्रंथ की रचना करने वालों को। कार इसमें प्रत्यय है और ग्रंथ मूल शब्द है। जो ग्रंथकार अपने समय में आसपास के लोगों से बोलने चलने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में पुस्तकों द्वारा हृदय को बेधड़क खोल कर रख देते हैं। ये कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे संकोची स्वभाव के लोग होते हैं जो किसी के सामने खुलकर स्वयं को प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनका किताबों में अध्ययन करते हैं तब उनका व्यक्तित्व खुलकर हमारे सामने आ जाता है। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। अध्ययनशील पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अध्ययनशील व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो किसी के साथ समय बिताने के लिए मित्र बनाए। इसलिए उसको संगी साथियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके तो मित्र, उसकी पुस्तकें होती हैं। उनकी कोठरी में, किसकी कोठरी में? अध्ययनशील पुरुषों की कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं, जिन्होंने इतिहास में, काव्य में, लेखन में अपना नाम अमर कर दिया है। मतलब आज वो अपनी कृति के रूप में हमारे सामने जीवित हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा स्मरणीय रहते हैं हमारे मन मस्तिष्क में। उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। कौन किसे समझाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं? जो अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सही मार्गदर्शन, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए ये महापुरुष जिनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, वो अपने विचारों के माध्यम से उन्हें सही राह दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की था लगा ली है यानी उन तक पहुंच गए हैं, उन गूढ़ रहस्यों को जान लिया है। सदा ऐसे व्यक्तियों को, उनकी बातों को सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए ये लोग हमेशा उद्यत रहते हैं यानी तत्पर रहते हैं। किसकी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने के लिए? जो अध्ययनशील हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी उनके गूढ़ रहस्यों को जानकर व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर लेता है।
अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा और समझा कि घर बैठे अध्ययन के माध्यम से हम इन महापुरुषों के सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं और इनके विचारों को जान सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है, यानी अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की हमने कहानी सुन ली इन ग्रंथों के माध्यम से। जब मन में आया जन्मांध सूर्य के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर हम रसमग्न हो जाते हैं। रसमग्न रस में डूब जाते हैं। ये समास है, कौन सा? तत्पुरुष समास। और जब जी चाहे गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर वाणी से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरितमानस देखकर पुलकित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये महापुरुष हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमें रसानुभूति भी कराते हैं और हम इनके ग्रंथों को पढ़कर अध्ययन कर कर इनके बारे में जानते भी हैं और ये इनके ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और हम पुलकित हो जाते हैं। पुलक यानी प्रसन्न होना, इत प्रत्यय है जिससे बना है पुलकित। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके बाद मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय उपयुक्त होता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। स्नान आदि संधि है, स्नान धन आदि गुण संधि है, यानी नहा धोकर, उपरांत यानी बाद में, नहाने के बाद में जलपान करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए, सुबीते सुविधा अनुसार कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे वो सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का, चाहे 2-3 घंटे का। नियम को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ लेता हूँ तो दोस्तों पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई प्रमुख बातों को ध्यान में लाता हूँ और इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं पूरी पुस्तक का अनुक्रम कहते हैं विषय सूची को एक एक करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहराता जाता हूँ। यहाँ रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान अध्ययन नहीं है, केवल पन्ने पलटना उचित नहीं है। अध्ययन के लिए जो बातें लिखी हैं उस पर विचार करना और उस पर विचार करके उसे हृदय से ग्रहण करना अध्ययन है। और हर स्त्री पुरुष जो भी पुस्तक पढ़ता है उसका यह कर्तव्य है कि वो पहले एक उद्देश्य निर्धारित करे पढ़ने का, अध्ययन करने का। और इसके लिए निबंधकार रामचंद्र शुक्ल ने उदाहरण दिया है सूरदास जी का कि सूरदास जी ने नियम बनाया था कि वे जब भी सुबह उठेंगे तो स्नान आदि करने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वो जलपान बाद में करेंगे, पहले काव्य के कुछ पदों की रचना करेंगे। और इस उदाहरण के साथ साथ उन्होंने कहा है कि नियम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए
और साथ ही साथ पढ़ी हुई बात को कई बार दोहराना चाहिए। इसके लिए वो स्वयं का उदाहरण देते हैं कि जब वो किताबें पढ़ते हैं तो जो भी प्रकरण आता है, जो भी एक टॉपिक आया, उसको वो पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उस पर विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, फिर दूसरा प्रकरण पढ़ते हैं, फिर उस पर चिंतन मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। ऐसे करते करते जब पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तब वो विषय सूची के बारे में ध्यान करते हैं कि मैंने कौन कौन से बिंदुओं पर आज अध्ययन किया है, और इस तरह से वो पुस्तक की सारी बातों को पुनः दोहरा लेते हैं। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ, जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों को संचित रखने से अवसर पड़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें नोटबुक अपने पास रखनी चाहिए और उसमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों को हमें लिखते जाना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर हमें उनसे शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के ऐसे स्थानों पर निशान लगाते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हों, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक है। आगे निबंधकार कहते हैं कि ऐसे अध्ययन के समय पृष्ठ पर ऐसी बातें हैं जिनकी छानबीन आवश्यक है, जो संदिग्ध हैं या सुंदर उक्ति हैं या बार बार पढ़ने योग्य हैं। तो ऐसों स्थानों पर हमको नोटबुक में या तो लिख लेना चाहिए या फिर पुस्तक में निशान लगा लेना चाहिए। पढ़ने के विषय में हमको ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि कुछ अंश हमें जो रुचे उसे अच्छे से हम पढ़ें और चिंतन करें। आगे कहते हैं कि जो भी रुचिकर बातें हों उन्हें हमें बार बार पढ़ना चाहिए और उन पर चिंतन करना चाहिए, ताकि वो हमें सदैव याद रह सकें और हम हृदय से उन्हें ग्रहण कर सकें। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, यानी शब्दावली आडंबरपूर्ण है, जिनके विचार बुरे हैं, वह हानिकारक होती हैं। किस तरह से हानिकारक होती हैं? कुत्सित मानसिकता ऐसी विषय वस्तु, ऐसी पुस्तकों की सामग्री विकसित करती है। कुत्सित मानसिकता यानी बुरी मानसिकता अनैतिकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके आगे बढ़ती रहती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो कुछ पुस्तक हाथ लगे उसको पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और रुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। आगे निबंधकार कहते हैं, जो पुस्तकें हमें अच्छी लगें, हमें केवल उनको पढ़कर छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी पुस्तकों को हमें खरीदना भी है, इकट्ठा भी करना है और ऐसी पुस्तकों का चयन करके हमें उनसे अच्छी बातें ग्रहण करते हुए सीखना भी है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। अध्ययन तभी चरित्र निर्माण में सहायक होगा जब हम इन पुस्तकों पर अमल करेंगे और इनसे सीखेंगे। मूल्य है, नियम पूर्वक एकाग्रता से अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन के महत्व को हमें समझते हुए किताबों से सीख लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ को समझकर आपको यहीं नहीं छोड़ना है। निबंधकार ने आपको प्रेरणा दी है, आपको इस निबंध के माध्यम से संदेश दिया है कि आपको नियम पूर्वक पढ़ना है, एकाग्रता से पढ़ना है और
अध्ययन भी एकाग्रचित्त होकर करना है और अध्ययन के महत्व को समझते हुए, चिंतन मनन करते हुए विषय सामग्री एकत्रित करनी है जो अच्छी हो, पढ़ने योग्य हो, कुछ से मानसिकता को विकसित करने वाली। दूषित पुस्तकों को हमें नहीं पढ़ना है। आप इस निबंध को संक्षिप्तीकरण करके या सार लेखन के रूप में लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है ताकि आप अध्ययन के विषय में अपने विचारों को व्यक्त कर सकें।